जय हिंद जी। गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग फिजिक्स के क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश की अपवर्तन के बारे में। यानी आपका अध्याय 2 जो है वो आज स्टार्ट किया जाएगा। अभी तक आप लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हो चुका है। बस थोड़ा बहुत आंकिक प्रश्न बचा है, तो कभी बीच में हम उस आंकिक प्रश्न को भी आपको सॉल्व करवा देंगे, वो भी कंप्लीट करवा देंगे। 2-4 दिन से क्लास आपका नहीं चल रहा था, तो वो आपको मालूम है कि मौसम जो था वो बिल्कुल खराब चल रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था क्लास। जैसे ही मौसम ठीक हुआ आपका क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। आप हमेशा याद रखिएगा, आपका नवंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपका टेस्ट लगेगा, साथ ही साथ आपका और सारा जो सब्जेक्ट होगा उस पर आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस करवाया जाएगा। इसलिए आप एकदम सब्र बनाए रखें और हमसे जुड़े रहें। आपका होल सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे। आज हम लोग का जो चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। अब आइए जरा समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। चैप्टर का नाम जरा समझिएगा, यहां पे हम लिख देते हैं प्रकाश का अपवर्तन। 2 वर्ड से मिलकर बना है हम लोग का चैप्टर। पहला जो वर्ड है वो है हमारा, याद रखिएगा, प्रकाश, और दूसरा जो वर्ड है वो हमारा है अपवर्तन। अब देखिए, पहला जब चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पे याद रखिएगा प्रकाश का परावर्तन, तो वहां पे प्रकाश के बारे में पूरा का पूरा हम लोग कंसेप्ट जान चुके थे। कहां से आता है, कैसे गमन करता है, इसकी प्रकृति कैसे होती है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग दूसरे टॉपिक यानी दूसरा वर्ड जो है अपवर्तन, इसके बारे में समझते हैं कि प्रकाश का जो ये वर्ड है अपवर्तन, ये अपवर्तन क्या होता है। तो देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश की जो किरण होती है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसके पूर्व पथ में कुछ बदलाव आता है और उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा, हमको मालूम है। आइए उसको थोड़ा आम भाषा में और आपको फिगर के द्वारा समझाते हैं। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक फिगर बना दें और ऊपर में मान लीजिए हमारा हवा है और नीचे में हमारा क्या है, पानी है। अब देखिएगा, प्रकाश की किरण यहां से जाए और ये क्या हो जाए, अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाए। पूर्व पथ से विचलित होने का मतलब जरा समझिएगा, यानी इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इसको और थोड़ा सा हम टेढ़ा बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ऐसे जाए और ऐसे झुक जाए। अब देखिएगा, अगर ध्यान से देखें तो इस प्रकाश की किरण को तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, नीचे की तरफ झुक गया है। यानी पूर्व पथ से, पूर्व पथ का मतलब होता है पहले वाला रास्ता। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अपने पहले वाले पथ से क्या हो जाए, विचलित हो जाए, तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। जरा फिर से समझिएगा। अगर मान लीजिए ध्यान से समझा जाए कि पहले हवा था, अगर उसके जगह पे क्या कर दें, पानी कर दें, और पानी से नीचे कर दें हवा, तो भी ये पूर्व पथ से क्या होगा, विचलित होगा। यानी अपने पहले वाले रास्ता से क्या होगा, भटकेगा। तो ये जो भटक रहा है, यानी अपना रास्ता भटक रहा है, इसी को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो फिर सोचने वाली बात है कि आखिर ये प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, और साथ ही साथ यहां पे ऊपर से हवा, नीचे रखे पानी, अगर ऊपर पानी रहे नीचे हवा रहे तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए इन सब जो आपका टॉपिक है, इन सब का हम जवाब ढूंढते हैं और आपको हम एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन है इसका कारण क्या है। सबसे पहला जो प्रमुख कारण जो होता है उसके बारे में समझते हैं कि कारण क्या है कि आखिर ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का सबसे प्रमुख कारण जो होता है वो होता है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल। अब देखिएगा, प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे बात किए जा रहे हैं कि कांच का और हवा का ही हम बात करते हैं। चलिए हवा की बात करें तो हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। वैसे ही अगर हम लोग कांच की बात करें
तो ये लगभग 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो जरा ध्यान से समझिए, प्रकाश की चाल जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग पाई जाती है। इसी की वजह से प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, यानी वो अपने पूर्व पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। आइए इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, उससे समझिए। जैसे आप लोग देखिए बहुत सारा फिल्म देखते होंगे। अच्छा, फिल्म देखते होंगे तो उसमें देखिएगा जो फिल्म की नायिका होती है, माने हीरोइन होती है, उसको उसका विलेन, जो फिल्म का विलेन होता है, वो उसको एकदम दौड़ाती रहता है पकड़ने के लिए, और हीरोइन बेचारी भाग रही है खूब तेजी में, और पीछे से वो सब दौड़ रहा है मारने के लिए। अचानक से दिखता है कि अरे पानी आ गया, और हीरोइन जब पानी में दौड़ती है तब तक विलेन उसको जाता है और पकड़ लेता है, और उसके बाद से हीरोइन को मार देता है, चाहे जो भी करता है। जरा समझिए, जब तक हीरोइन पानी में नहीं थी तब तक वो तेज भाग रही थी, और जैसे ही पानी में पहुंची उसका स्पीड घट गया और हीरोइन पकड़ी गई। वैसे ही मान लीजिए अगर हीरोइन पानी में है, भाग रही है और अचानक से पानी समाप्त हो जाए तो हीरोइन क्या करेगी, तेज भागेगी ना। यानी माध्यम का फर्क पड़ रहा है। यानी जब वो सूखा से पानी में गई तो स्पीड घट गया, जो पानी से सूखा में गई तो स्पीड बढ़ गया। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने में प्रकाश में वैसे ही क्या होता है, उसके चाल का प्रभाव पड़ता है। यानी किसी में जाने पर प्रकाश की चाल बढ़ता है और किसी में प्रकाश का चाल घटता है। तो प्रकाश की चाल का जो अलग अलग माध्यम में पाया जाना होता है, यही सबसे प्रमुख कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन का। तो याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण होता है, तो चूंकि प्रकाश का जो वेग होता है या चाल होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, इसी की वजह से प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। तो फिर आइए अब बात करते हैं कि भाई अगर स्पीड बढ़ता है तो क्या होता है, अगर स्पीड घट जाए तब क्या होगा, कौन से माध्यम में जाएगा प्रकाश तो बढ़ेगा चाल, और कौन से माध्यम में आएगा तो प्रकाश घटेगा, उसका प्रकाश का चाल घटेगा। अगर घटेगा तो उस माध्यम को किस नाम से जानेंगे, और बढ़ेगा तो फिर उस माध्यम को किस नाम से जानेंगे। तो आइए उसको थोड़ा सा हम आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। 2 फिगर हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, दोनों फिगर को ध्यान से समझिएगा। एक फिगर यहाँ पे हम बना देते हैं, जैसे देखिएगा ये हमारा अभिलंब हो जाए और यहां से प्रकाश की किरण आई है और ये रहा। चलिए ऊपर में हम क्या रख दिए, हवा, और नीचे में रख देंगे पानी। अब देखिए यहां से प्रकाश की किरण जो है वो झुक गई है। पहला फिगर यानी यहाँ पे लिख देते हैं फिगर नंबर 1। आइए फिगर नंबर 2 जो है जस्ट यहाँ पे बना देते हैं। समझिएगा, ये अभिलंब हो गया, यहां से आया प्रकाश की किरण और ऐसे निकल गया। ऊपर में हम यहाँ पे रख देते हैं पानी और नीचे में हम रख देते हैं इस पर हवा। ये हमारा फिगर नंबर कितना होगा मेरे बाबू, 2 हो गया। चलिए फिगर थोड़ा सा और सीधा बना दीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे आपको दिख रहा है कि हवा से कहां गया, पानी में, तो प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की ओर झुक गई है। और यहां पे देख रहे हैं कि पानी से कहां गया, हवा में, तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भाग रही है। देखिए अभिलंब कहां है, ये वाला अभिलंब है, तो देखिए अभिलंब से कहां भाग गया, दूर भाग गया, और यहां पे अभिलंब से नजदीक आ गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो ध्यान से समझिएगा। जो हवा होता है इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और पानी में प्रकाश की चाल कम होती है। तो यहां पे क्या हो गया, कम, और यहां पे क्या हो गया, चाल ज्यादा। अब समझिए, कम से ज्यादा में जब पहुंचा तो अभिलंब से दूर भाग रहा है, और ज्यादा से कहां पहुंचा, कम में, तो अभिलंब की ओर झुक रहा है। यानी कुछ तो प्रभाव पड़ रहा है। तो अब देखिए हम यहां पे तुलना कर रहे हैं ना, हवा का और किससे, पानी का। हवा और पानी का तुलना कर रहे हैं, तो हवा और पानी का जब तुलना कर रहे हैं तो इनका हम लोग क्या कर देते हैं, नामकरण करते हैं। नामकरण किस नाम से करते हैं, तो याद रखिएगा, जितने भी माध्यम होते हैं इन माध्यम को हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। एक हमारा हो जाता है विरल माध्यम और दूसरा जो होता है वो हो जाता है सघन माध्यम। अब जरा समझिएगा,
विरल और सघन क्या होता है? तो देखिए, विरल और सघन एक तरह से तुलना के आधार पर नाम है। तुलना के आधार पर नाम का मतलब, जैसे समझिए, यहां हवा और पानी की हम लोग तुलना किए कि किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है और किसमें प्रकाश की चाल कम है। तो जिस माध्यम में, याद रखिएगा, तुलना करने पर जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो, तुलना करने पे जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है उसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसको हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं। तुलना करने के आधार पे हम कह रहे हैं कि यहाँ हवा जो है इसमें प्रकाश की चाल पानी की तुलना में ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए हवा जो होगा वो विरल हो जाएगा और पानी जो होगा वो सघन माध्यम हो जाएगा। तो क्या पानी हमेशा सघन माध्यम कहलाएगा? नहीं मेरे बाबू, पानी हमेशा सघन माध्यम नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? तो अगर मान लीजिए कि पानी और कांच की तुलना कर दें, तो पानी और कांच में जब तुलना कीजिएगा तो कांच की अपेक्षा पानी में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। तो इस आधार पर वहां पे पानी जो होगा वो विरल माध्यम हो जाएगा और कांच जो होगा वो सघन माध्यम हो जाएगा। यानी तुलना कर रहे हैं और तुलना के आधार पर हम लोग जान रहे हैं कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। अब जरा इसको एक छोटा सा दैनिक जीवन से आपको संबंधित उदाहरण देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर हम आपसे पूछें कि आप लोग बताइए कि हम मोटे हैं या पतले हैं, और अपने बगल में एक ना मोटा व्यक्ति को खड़ा कर दें, तो आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि हम पतले हैं, तुरंत आप कहेंगे सर आप पतले हैं। यानी मोटा व्यक्ति खड़ा था मेरे बगल में, तब तुरंत कहेंगे सर आप बहुत पतले हैं सर। लेकिन अगर क्या समझिए, उस व्यक्ति को हटा दें और हम अपने से भी पतले व्यक्ति को लाके खड़ा कर दें, और तब हम आपसे पूछें बताइए मोटे हैं कि पतले हैं, तब आपको कहेगा सर आप तो मोटे हैं। तो हम आपसे फिर पूछेंगे अभी तो तुम लोग बोले भाई कि सर आप पतले हैं, अभी आप बोल दिए कि सर आप मोटे हैं। ऐसा जवाब क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि आपने तुलना करके हमें बताया। जब मेरे बगल में मोटा व्यक्ति खड़ा था तो हम पतले थे, और जब हमसे भी पतला व्यक्ति खड़ा है तो अब इस बार हम क्या है? मोटा है। यानी तुलना करने के आधार पर मोटा और पतला आप बता रहे हैं। वैसे ही समझिएगा, तुलना करने के आधार पर सघन और विरल, जब दो माध्यम में तुलना कीजिएगा और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी वो कहलाएगा विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वो कहलाएगा सघन माध्यम। तो ये था सघन माध्यम और विरल माध्यम। यहां से संबंधित दो स्टेटमेंट याद रखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला स्टेटमेंट यहीं से समझिएगा। क्या? तो जब प्रकाश की किरण, ध्यान से समझिएगा, जब प्रकाश की किरण कहां से जा रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक गई है। तो पहला स्टेटमेंट याद रखिएगा, विरल माध्यम से कहां जाए? सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। पहला स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। दूसरा स्टेटमेंट आइए यहां से देखिए। अब पानी हमारे लिए क्या हो जाएगा मेरे बाबू? सघन माध्यम, और ये हमारा क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। तो देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागती है। यानी दो स्टेटमेंट जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है। तो याद रखिएगा, एक बार रिपीट करते हैं। प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या जाने? तो अभी तक हम लोग जाने कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, फिर जाने उसका कारण क्या है, फिर कारण के साथ साथ प्रकाश की चाल जब आया तो प्रकाश की चाल के आधार पर हम लोग माध्यम को दो भाग में बांटे, सघन माध्यम और विरल माध्यम। फिर हमने आपको चर्चा किया कि सघन माध्यम से विरल में जाए, विरल से सघन में जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा हम लोग किए थे। आइए अब देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में
क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है हमारे दैनिक जीवन में, उसके बारे में, यानी टॉपिक हम लोग आप जानेंगे प्रभाव। क्या क्या प्रभाव पड़ता है हम लोग के दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का। तो देखिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। आप क्या कीजिए, एक ग्लास लीजिए और उस ग्लास में पानी भर दीजिए और फिर उसमें क्या कीजिए, अपने पेंसिल को ऐसे डाल दीजिए और पेंसिल डाल के जब थोड़ा दूर से देखिएगा ना, तो पेंसिल जो होगा वो मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। वो मुड़ा हुआ प्रतीत क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप देख रहे हैं तो प्रकाश की किरण हवा से कहां जा रही है, पानी में जा रही है, और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है प्रकाश की किरण, इसी के वजह से यानी प्रकाश के अपवर्तन हो गया, और अपवर्तन हुआ उसी के वजह से आपकी पेंसिल जो है वो मुड़ी हुई प्रतीत हुई। यानी एक प्रभाव ये भी हो गया। एक प्रभाव और जानिए, आप क्या कीजिए, एक थाली में पानी ले लीजिए और उसमें एक सिक्का रख दीजिए। थोड़ा दूर से जब देखिएगा ना तो सिक्का ऐसा लगेगा उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। ये भी किसका प्रभाव है? प्रकाश के अपवर्तन का। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको एक और देना है इसका प्रभाव। मछली अगर आप बचपन में पकड़े होंगे तो बड़ा शानदार आप देखे होंगे, क्या कि मछली जब आती थी छोटा छोटा, यानी डेढ़, जो उसको हम लोग क्या कहते थे, पोठिया मछली बोलते थे। उसको जब हम लोग बचपन में ऐसे करते थे, ऐसे करते करते जिसे पानी में ऐसे पकड़ते थे, तब तक मछली नीचे से निकल जाती थी, हम लोग खाली पानी पकड़ कर रह जाते थे, मछली पकड़ी भी नहीं करती थी। ऐसा क्यों होता था? तो जरा समझिएगा, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से मछली जो है ना अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा कहां नजर आती थी, ऊपर नजर आती थी। हम लोग ऊपर वाले को पकड़ते थे, मछली नीचे रहती थी, हाथ के नीचे से पार कर जाती थी। इसीलिए मछली हम लोग नहीं पकड़ पाते थे। लेकिन जो लोग हम मछली को ऐसे पकड़ते थे वो आसानी से पकड़ लेते थे। तो याद रखिएगा, मछली पकड़ने में जो हमको दिक्कत हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये दिक्कत हो रहा था। तो ये है कुछ हम लोग का दैनिक जीवन में से संबंधित प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। अब देखिए, यहां से हम लोग समझेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है, और साथ ही साथ स्नेल के नियम को समझेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आप जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, एक गिलास पानी पीजिए और फिर से यहां से स्टार्ट कीजिए लंबा सांस लेकर, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन, उसका नियम और स्नेल का नियम हम बताने जा रहे हैं। तो आइए हम बोर्ड को इरेज करते हैं। आइए अब समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम को, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, प्रकाश के परावर्तन का नियम कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसी तरह से याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। इन दोनों नियमों को हम लोग आज समझेंगे। उससे पहले हम आपको फिगर बताते हैं और उससे संबंधित छोटे छोटे जो टर्म होते हैं उनको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक फिगर बना दिए, ये हमारा फिगर हो गया। यहां से देखिएगा, ये हमारा अभिलंब हो गया। अब देखिए, मान लीजिए कि यहां से प्रकाश की किरण आ रही है और इस सतह के यहां से बिंदु पर आके टकराए, ये हो गया हम लोग का प्रकाश की किरण। और टकराने के बाद से ये अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। अब देखिए, इसका नामकरण समझते हैं कि प्रकाश की किरण का नामकरण कैसे करेंगे। इस फिगर को समझिएगा। जो किरण आती है यानी आ रही है, उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण जो दूसरे माध्यम में जब प्रवेश कर गई, उसके बाद उसका नाम जो हो जाता है वो हो जाता है अपवर्तित किरण। क्या हो जाता है? अपवर्तित किरण। इसका तो नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या कहते हैं इसको? अभिलंब। चलिए, जिस बिंदु पर मिल रहा है लोग, उस बिंदु का नाम बताइए। आपतन बिंदु। चलिए, अब देखिए, फिर यहाँ पे कोण भी तो बन रहा है ना। चलिए, एक कोण यहां बन रहा है, इसको आई से सूचित करते हैं। बोलिए कौन सा कोण हो जाएगा मेरे बाबू? आपतन कोण। ये हो जाएगा आपतन कोण। यहां भी तो कोण बन रहा है, आर से सूचित करेंगे, ये हो जाएगा अपवर्तन कोण। चलिए, ध्यान से समझिएगा फिगर को।
देखिए प्रकाश के परावर्तन में जो आप पढ़े थे ना, उसमें और इसमें फिगर तो बिल्कुल अलग है, नामकरण में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। जहां पे आप परावर्तित किरण पढ़े थे वहां पे अपवर्तित किरण है, जहां पे आप परावर्तन कोण पढ़े थे वहां पे अपवर्तन कोण है। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। देखिए आपतित किरण, आपतन कोण, अभिलंब, आपतन बिंदु सब कुछ सेम है। अब देखिए ये तो था फिगर में, क्या याद रखना है बस, जो परावर्तित किरण थी उसको किस नाम से जाना जाएगा, अपवर्तित किरण से। पहला जो नियम है उसको आइए समझते हैं। पहला नियम बहुत ही आसान है, नियम नंबर फर्स्ट। क्यों आसान है? क्योंकि अगर आप प्रकाश के परावर्तन का नियम आपको याद है तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम भी आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। कैसे, जरा समझिएगा। हम लोग कैसे याद करेंगे, ये देखिएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ध्यान समझिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये सभी एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का और अपवर्तन का एक ही है, बस जहां पे परावर्तित किरण था वहां पे आप क्या बोलिएगा, अपवर्तित किरण। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों या सभी एक ही तल में पाए जाते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। हम लिख भी देते हैं, यहां पे जरा समझिएगा, शॉर्टकट में लिखेंगे। देखिएगा, हमने कहा किसका नाम लीजिएगा, आपतित किरण, फिर किसका नाम बोलिएगा, बोलिए अपवर्तित किरण। क्रम वाइज याद रखिए, क्रम वाइज याद रखिएगा तो याद करना आसान हो जाता है। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा, क्या याद रखिएगा, तथा, फिर याद रखिएगा किसका नाम, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर क्या डाले हैं मेरे बाबू, अभिलंब, तो उसको याद रखिएगा। बस ये देखिए क्रम याद रहेगा, नियम बहुत आसानी से याद रहेगा। कैसे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए ये एक तल हो गया और इसी पर सब का सब आके क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो पहला नियम बहुत ही आसान हो गया। आइए अब जानते हैं दूसरा नियम के बारे में। दूसरा जो नियम है ना, वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। क्यों ध्यान देने वाला बात है, जरा समझिएगा। प्रकाश के परावर्तन का जब पढ़े थे तो वहां पे आप दूसरा नियम बड़ा आसानी से याद कर लेते कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बड़ा आसान था। लेकिन ध्यान से समझिए, क्या यहाँ पे आई और आर का मान बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा भाई? तो कभी यह अभिलंब की ओर झुक रहा है और कभी अभिलंब से दूर भाग रहा है। तो जब अभिलंब की ओर झुकेगा तो इसका मान घट जाएगा, और जब अभिलंब से दूर भागेगा तो इस कोण का मान बढ़ जाएगा। यानी कभी कोण का मान घट रहा है, कभी कोण का मान बढ़ रहा है। ये तो कभी आपस में बराबर होगा ही नहीं, यानी दूसरा नियम चेंज होगा। दूसरा नियम क्यों चेंज होगा, जरा समझिएगा। हमने पढ़ लिया था कि प्रकाश का चाल अलग अलग होता है, तो इसलिए प्रकाश की दिशा जो है बदल रही है, और बदल रही है तो कोण का मान बदल रहा है, इसीलिए ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होंगे। तो दूसरा नियम है क्या? तो दूसरा नियम है, किसी भी प्रकाश के रंग के लिए या किसी भी वर्ण के लिए, वर्ण कहे तो रंग समझिएगा, प्रकाश के किसी भी रंग के लिए आपतन कोण की ज्या। अब देखिएगा, अब जरा समझिए, हम यहां पे लिखते चलते हैं। पहला हमने क्या कहा, प्रकाश के किसी भी वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी भी वर्ण, वर्ण कहें तो समझिएगा क्या जी मेरे बाबू, रंग। प्रकाश के किसी भी वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या। अब देखिएगा आपतन कोण कौन है, ये। अब हम क्या बोले हैं, आपतन कोण की ज्या। देखिए हम लिख देते हैं आपतन कोण की ज्या। अब देखिए ज्या जो होता है ये, उसको हम लोग कहते हैं साइन। जो साइन होता है उसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या कहते हैं। तो हम लोग क्या नियम बोल रहे हैं, प्रकाश के किसी भी वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा यहां देखिएगा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, ज्या का अनुपात क्या होता है, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है।
नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है। इसी को प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। फिर से समझिएगा, दूसरा नियम क्या कहा हमने? प्रकाश के किसी भी वर्ण के लिए, यानी किसी भी रंग के लिए, प्रकाश के किसी भी वर्ण या रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी को प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। तो जरा समझिए, यहाँ पे हमने कहा आपतन कोण की जया, तो आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? आई से। जया मतलब साइन, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन आई बटा, अनुपात का मतलब बटा, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण को आर से, यानी साइन आर। और ये क्या है मेरे बाबू? एक नियतांक है। ये क्या है? नियतांक है। याद रखिएगा, इसको म्यू से भी सूचित किया जाता है। तो याद रखिएगा, साइन आई बाई क्या हो गया? साइन आर। ये था दूसरा नियम। एक बार नियम को फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से समझिए। हमने क्या कहा था? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम क्या बताया? प्रकाश के किसी भी वर्ण के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है वो दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बाई साइन आर होता है। और साइन आई बाई साइन आर क्या है? एक नियतांक है। इसी को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। तो जहां पे आप याद किए थे कोण आई बराबर कोण आर, तो वहां पे आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर बराबर में एक नियतांक। तो दूसरा नियम भी याद करने का तरीका याद रखिएगा, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एक नियतांक। बस इतना भी याद रखिएगा तो काम चलेगा, याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा समझिए, ये प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, इसकी खोज जो है वो एस्नेल ने किया था। किसने किया था? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, याद रखिएगा, ये दूसरा नियम का खोज जो था वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एस्नेल। इन्होंने 1621 ईस्वी में, कब किया था? 1621 में एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था? एस्नेल। याद रखिएगा, वैज्ञानिक का नाम एस्नेल याद रखिएगा। इन्होंने ही प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम जो है इसका खोज किया। इसीलिए प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है इसको एस्नेल का नियम भी कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में से पूछ देता है एस्नेल का नियम क्या है बताइए। तो स्नेल का नियम, तो याद रखिएगा स्नेल साहब ने ही प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम का खोज किया था, तो वही तो इनका नियम है। क्या है? तो प्रकाश के किसी भी वर्ण के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू नियतांक। और यही क्या है? एस्नेल का नियम है। और स्नेल ने इसका कब खोज किया था? याद रखिएगा 1621 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था। इसीलिए प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसको हम लोग एस्नेल के नियम के भी नाम से जानते हैं। तो ये था आपके प्रकाश के अपवर्तन के नियम, और साथ ही साथ एस्नेल का नियम क्या होता है उसके बारे में हमने आपको बताया। तो आज की क्लास में क्या क्या जाने? तो आज की क्लास में जाने हम लोग अपवर्तन के बारे में, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, फिर कारण जाने क्यों होता है, फिर जाने उसका प्रभाव क्या क्या होता है, फिर साथ ही साथ माध्यम के बारे में जाने कि सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होता है, फिर जाने कि सघन से विरल में प्रकाश जाती है तो क्या होती है, विरल से सघन में जाता है प्रकाश तो क्या प्रभाव पड़ता है, फिर जाने हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में, और साथ ही साथ समझे एस्नेल के नियम के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे पार्श्विक विस्थापन के बारे में, साथ ही साथ अपवर्तन के बारे में जानेंगे, अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम लोग लेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।